और क्विज आपका इंतजार कर रहे हैं। जरूर पूरा वीडियो देखें। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है। 28 सितंबर 1947 गोपालगंज, शेख हसीना का जन्म। हाँ। उनका बचपन मतलब खेतों, नहरों और जंगलों के बीच बीता। हाँ, वो बताती हैं कि कैसे वो दोस्तों के साथ नहरों में मछली पकड़ती थी, पेड़ों पर चढ़कर आम खाती थी। हाँ, एक आम बचपन लगता है। ये जो प्रकृति के साथ जुड़ाव था ना, इसने उनके मन में आम लोगों के लिए एक गहरी समझ पैदा की। और दूसरी तरफ था उनका घर। जहाँ राजनीति हवा में थी। एग्जैक्टली। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के सबसे बड़े नेता। उनका घर एक तरह से जनता का दरबार था। लोग अपनी परेशानियां लेकर आते थे, अपनी उम्मीदें लेकर आते थे। और वो ये सब देख रही थी। हाँ, चुपचाप देखती थीं और सीखती थीं। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही ये समझ लिया कि लीडरशिप का मतलब सेवा होता है, सत्ता नहीं। और मैंने पढ़ा है कि जब उनके पिता जेल में होते थे तो वो एक तरह से उनके और पार्टी के बीच की कड़ी थी। सही कहा। वो सिर्फ संदेश नहीं पहुंचा रही थी, वो खुद एक जिंदा संदेश बन रही थी, हिम्मत का, लड़ाई जारी रखने का। यहीं से उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। लेकिन जिस दुनिया ने उन्हें बनाया, उसी ने उन पर सबसे बड़ा और सबसे क्रूर हमला भी किया। और यहाँ से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी कल्पना करना भी मतलब बहुत मुश्किल है। 15 अगस्त 1975। हाँ, हसीना और उनकी बहन रेहाना उस वक्त जर्मनी में थी। और ढाका में एक मिलिट्री तख्ता पलट हुआ और उनके घर पर हमला हुआ। उनके पिता, माँ, 3 भाई, परिवार के लगभग सभी लोग, सबको मार दिया गया। वो सिर्फ 27 साल की थी और एक ही पल में उनकी दुनिया खत्म हो गई। ये सिर्फ एक परिवार की हत्या नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक राजनीतिक सफाया था। इसका मकसद सिर्फ सरकार बदलना नहीं था, बल्कि शेख मुजीबुर रहमान की पूरी विरासत को मिटाना था। कोई भी इंसान इस सदमे से टूट सकता है, हमेशा के लिए। और वो टूट भी सकती थी, लेकिन यहीं पर उनकी कहानी असाधारण हो जाती है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि उस गहरे दर्द और डर के बीच कोई इंसान आगे के बारे में कैसे सोच सकता है। यही उनके कैरेक्टर का सार है। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने एक संकल्प लिया, मैं खत्म नहीं होंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। और फिर निर्वासन के दिन शुरू हुए। लगभग 6 साल भारत में, हाँ, दिल्ली के एक छोटे से किराए के घर में। पैसे कम, सुरक्षा भी नहीं। वो दिन बहुत मुश्किल थे। पर वो सिर्फ छिप नहीं रही थी, है ना? नहीं, वो तैयारी कर रही थी, सीख रही थी, रणनीति बना रही थी। उनके अंदर एक विश्वास था कि एक दिन वो अपने देश को वापस उम्मीद देंगी। इसी दौरान का एक किस्सा है। अच्छा। दिल्ली में एक कार्यक्रम में एक बुजुर्ग महिला ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, तुम अपने देश का भविष्य हो, हिम्मत मत हारना। वाह। कहते हैं कि ये एक वाक्य उनकी आत्मा में बस गया। और शायद इसी हिम्मत के साथ वो 1981 में वापस लौटी। उस देश में लौटी जहां उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा था। हाँ, उनकी पार्टी अवामी लीग ने उन्हें अपना नेता चुना और वो आ गई। ये समझना जरूरी है कि उस वक्त बांग्लादेश में मिलिट्री शासन था, मतलब लोकतंत्र खत्म हो चुका था, डर का माहौल था। और उन्होंने आते ही उस डर को सीधी चुनौती दी। बिल्कुल। उन्होंने एक बहुत पावरफुल बात कही थी, अगर हम आज नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी डर में जिएंगी। वाह। उनका विजन बहुत क्लियर था। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। उन पर कई जानलेवा हमले हुए, कई बार। और उनमें से सबसे भयानक था 2004 का ग्रेनेड हमला। ओहो हाँ, वो एक रैली में भाषण दे रही थी और उन पर एक के बाद एक 13 ग्रेनेड फेंके गए। वो एक तरह से मौत के मुंह से वापस आई। उस हमले में 24 लोग मारे गए, 500 से ज्यादा घायल हुए। वो खुद भी बुरी तरह जख्मी हुई। उनके सुनने की शक्ति पर भी असर पड़ा। लेकिन उनकी हिम्मत देखिए, अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने जो संदेश दिया वो था, मेरी आवाज घायल नहीं हुई है, मैं यही हूँ लोगों के लिए। यही हिम्मत, यही जज्बा उन्हें दक्षिण एशिया की आयरन लेडी बनाता है। बिल्कुल। तो अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे जरूरी है, उनका प्रधानमंत्री बनना और बांग्लादेश का बदलना। हाँ, वो पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बनी और फिर 2009 से लेकर एक लंबा कार्यकाल उनका रहा। हर कोई बांग्लादेश के आर्थिक चमत्कार की बात करता है। ये सिर्फ एक कहने की बात है या इसके पीछे कोई ठोस मॉडल है? नहीं, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति है, एक बहुत ही स्मार्ट मॉडल है। क्या है वो मॉडल? हम उसे ह्यूमन कैपिटल फर्स्ट मॉडल कह सकते हैं। मतलब पहले इंसानों पर निवेश करो। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। जरूर। इसके 3 मेन पिलर थे। पहला, लड़कियों की शिक्षा।
ओके। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल की फीस माफ की, उन्हें स्कॉलरशिप दी। नतीजा ये हुआ कि प्राइमरी स्कूल में लड़कियों का एनरोलमेंट लड़कों से ज्यादा हो गया। इससे क्या फर्क पड़ा? बहुत बड़ा फर्क पड़ा। एक पढ़ी लिखी लड़की सिर्फ अपना नहीं, पूरे परिवार का भविष्य सुधारती है। इससे एक शिक्षित और स्वस्थ वर्कफोर्स तैयार हुई। सही बात है। और दूसरा पिलर? दूसरा था महिला सशक्तिकरण और माइक्रो फाइनेंस, मतलब छोटे छोटे बिजनेस के लिए महिलाओं को आसानी से लोन देना। जैसे ग्रामीण बैंक करता है। एग्जैक्टली। इससे गांव की अर्थव्यवस्था में जान आ गई, महिलाएं आर्थिक रूप से आजाद हुईं। और तीसरा था एक खास इंडस्ट्री पर फोकस करना, रेडीमेड गारमेंट्स यानी कपड़ा उद्योग। अच्छा। अब सोचिए, आपके पास एक बड़ी पढ़ी लिखी और सस्ती महिला वर्कफोर्स तैयार है, तो इस सेक्टर ने मतलब आसमान छू लिया। आज बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी थी, शिक्षा, महिलाएं और फिर इंडस्ट्री। ये तो कमाल की स्ट्रेटजी है। बिल्कुल, और आंकड़े भी यही बताते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? उनके दौर में बांग्लादेश ने लगातार 6 से 7% की जीडीपी ग्रोथ रेट बनाए रखी, एक दशक से भी ज्यादा। वाह। और 2000 से 2016 के बीच 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले। ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। इस विकास को जमीन पर उतारने वाला कोई बड़ा प्रोजेक्ट। सबसे अच्छा उदाहरण है पद्मा ब्रिज। ओह हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। ये सिर्फ एक पुल नहीं है, ये बांग्लादेश के स्वाभिमान का प्रतीक है। हुआ ये कि वर्ल्ड बैंक ने इस पर करप्शन के आरोप लगाकर फंडिंग रोक दी। ये तो किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा झटका होता। प्रोजेक्ट रुक गया होगा। नहीं, यहीं पर हसीना ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने कहा, हम ये पुल अपने पैसे से बनाएंगे। अपने पैसे से? हाँ। सबने कहा ये नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। आज वो 6 किलोमीटर लंबा पुल खड़ा है और इस एक फैसले ने दुनिया को दिखा दिया कि बांग्लादेश अब किसी पर निर्भर नहीं है। ये तो एक कमाल की कहानी है, लेकिन हर मजबूत नेता की कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। और उस पर बात करना भी जरूरी है। उनकी छवि का वो पहलू जहां उन्हें एक आयरन लेडी कहा जाता है, जिसकी ताकत पर सवाल भी उठते हैं। सही। उनके समर्थक कहते हैं कि बांग्लादेश जैसे देश में जहां राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है, वहां स्थिरता लाने के लिए सख्त फैसले लेने जरूरी थे। उनका तर्क है कि अगर देश में शांति नहीं होगी तो आर्थिक विकास भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, लेकिन उनके आलोचक और कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स भी ये आरोप लगाती हैं कि उनके लंबे कार्यकाल में, खासकर बाद के सालों में, राजनीतिक विरोध की जगह कम हुई। मतलब सत्ता का केंद्रीकरण। हाँ, और असहमति की आवाजों को दबाने के आरोप भी लगते रहे हैं। ये क्लासिक दुविधा है। तो ये एक विरोधाभास है। एक तरफ वो नेता हैं जिन्होंने लाखों लोगों को गरीबी से निकाला, और दूसरी तरफ उन पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने के आरोप हैं। इसे कैसे समझा जाए? इसे किसी सही या गलत के चश्मे से देखना मुश्किल है। ये दिखाता है कि लीडरशिप कितनी कॉम्प्लेक्स होती है। क्या आर्थिक विकास के लिए थोड़ी राजनीतिक सख्ती जायज है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। सही बात है। वैसे इतनी ताकतवर नेता की एक निजी छवि भी है। एक किस्सा है कि एक छोटा बच्चा उनसे मिलने आया और डरते डरते बोला, आप मेरी हीरो है। बच्चे के लिए कहना बड़ी बात है। हाँ, लेकिन हसीना ने जो जवाब दिया वो उनकी सोच को दिखाता है। उन्होंने मुस्कुराकर उस बच्चे को गले लगाया और कहा, हीरो मैं नहीं, हीरो तुम हो। तुम्हारे सपने इस देश को बदलेंगे। ये कमाल है। मतलब इतनी सत्ता के बाद भी वो खुद को शायद आज भी एक रास्ता बनाने वाले के तौर पर ही देखती हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से हम क्या खास बातें निकाल सकते हैं? मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। पहली, कि कोई भी व्यक्तिगत त्रासदी आपको या तो खत्म कर सकती है या फिर आपको एक ऐसा मकसद दे सकती है जो आपसे भी बड़ा हो। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। बिल्कुल। दूसरी, कि असली निवेश मशीनों में नहीं, इंसानों में होता है, खासकर महिलाओं और बच्चों में। और तीसरी, कि मजबूत नेतृत्व अक्सर एक दोधारी तलवार होता है, जो स्थिरता तो लाता है, लेकिन उस पर सत्ता के केंद्रीकरण का खतरा हमेशा बना रहता है। सच में उनकी कहानी एक इंसान की नहीं बल्कि एक राष्ट्र के बदलने की कहानी है। और ये भी याद दिलाती है कि हीरो रातों रात नहीं बनते, वो दर्द, संघर्ष और मुश्किलों की आग में तपकर बनते हैं। दोस्तों, आज जानते हैं शेख हसीना जी की कुछ सच्ची अनसुनी बातें। बचपन में उन्हें घर पर हंसू कहा जाता था। स्कूल के दिनों में ही उनकी नेतृत्व क्षमता दिखने लगी थी। एक बार लड़कियों के लिए पानी की समस्या थी। छोटी हसीना ने प्रिंसिपल को पत्र लिखा और अगले हफ्ते स्कूल में नई पानी की सुविधा लगा दी गई।
यही था उनका पहला बदलाव। किशोर उम्र में उन्होंने अपनी पहली स्पीच दी। विषय था महिलाओं की शिक्षा। शिक्षकों ने तभी कहा, ये लड़की बहुत आगे जाएगी। उनकी पढ़ाई ढाका यूनिवर्सिटी BA प्लस MA इन बंगाली लिटरेचर में है। यूनिवर्सिटी में वे सामाजिक कामों के लिए जानी गईं। गरीब बच्चों के लिए कपड़े और किताबें जुटाना उनके अभियान थे। हसीना को विज्ञान बेहद पसंद था। कम लोग जानते हैं कि वे एक लेखिका भी हैं। लिविंग इन टीयर्स, माय फादर, माय बांग्लादेश उनकी प्रसिद्ध किताबें हैं। उनके जीवन पर कई बार हमले हुए, 18 से ज्यादा, लेकिन हर बार वे और मजबूत लौट कर आईं। रोहिंग्या संकट में उनका एक वाक्य दुनिया भर में याद रखा गया, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। और अपने व्यस्त जीवन के बीच भी उन्हें बागवानी और घर का साधारण खाना बनाना बेहद पसंद है। शेख हसीना जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व छोटे छोटे साहसी कदमों से बनता है और इंसानियत हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है। एक्टिविटीज, महान स्टोरीज, किड्स जोन, ड्रॉ, कमल का जादुई तालाब, मैजिक लोटस पॉन्ड। आज की ड्राइंग एक्टिविटी बहुत ही खास है। एक ऐसा जादुई कमल तालाब बनाओ। हर कमल की पंखुड़ी पर एक अच्छा शब्द लिखो, जैसे शांति, खुशी, मदद। तुम्हारा तालाब जितना रंगीन होगा, उतनी ही प्यारी बनेगी तुम्हारी सोच। मेमोरी स्पार्क टास्क, 3 शब्द सारांश चैलेंज। शेख हसीना की पूरी कहानी अगर तुम्हें सिर्फ 3 शब्दों में बतानी पड़े, तो तुम्हारे 3 शब्द क्या होंगे? जैसे हिम्मत, सेवा, बदलाव। अब तुम भी अपने 3 शब्द कमेंट करो। माई ब्रेव मोमेंट, मेरी बहादुरी का एक काम, हर बच्चा बहादुर होता है। आज तुम्हें तुम्हारी बहादुरी सुननी है। कोई भी छोटा सा बहादुरी वाला काम याद करो। किसी की मदद की, सच बोला, डर के बावजूद कुछ नया किया। कमेंट में लिखो माई ब्रेव मोमेंट। मिरर टास्क। अब आती है आज की सबसे पावरफुल एक्टिविटी। किसी भी शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपनी ही आंखों में देखो और धीरे धीरे लेकिन पूरे विश्वास के साथ बोलो, मैं बदलाव ला सकती हूँ। आई कैन लीड, आई कैन चेंज। कमेंट में लिखो मिरर मिशन डन। माई 1 लाइन स्पीच, 8 लाइन का भाषण। अगर तुम्हें आज स्टेज पर बुला लिया जाए और सिर्फ 1 लाइन बोलने का मौका मिले, तो तुम क्या बोलोगे? कमेंट में अपनी 1 लाइन लिखो, माई 1 लाइन स्पीच। दोस्तों, अगर आपको शेख हसीना जी का ये वीडियो पसंद आया हो, तो अगला कौन सा महान व्यक्तित्व देखना चाहेंगे? कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के बाकी एपिसोड भी जरूर देखें। शेख हसीना हमें सिखाती हैं कि नेता वही होता है जो लोगों के लिए खड़ा रहे, चाहे दौर कितना भी कठिन क्यों ना हो। बिल्कुल। तो ये थी शेख हसीना की कहानी, साहस, रणनीति और विवादों से भरी एक असाधारण यात्रा। और जैसा कहते हैं, जिसके दिल में हिम्मत होती है, उसका रास्ता दुनिया खुद बना देती है। शुरू में आंसर की दी है, अब देखिए आपकी याददाश्त और समझ कितनी तेज है। चलिए क्विज शुरू करते हैं।